नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज मैं आपके सामने पाठ 9 बल तथा गति के नियम का भाग 4 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले भाग में बच्चों मैंने आपको बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं और गति के 2 नियमों के बारे में आपको जानकारी दी। पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। और साथ ही इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ऐसा मैंने आपको बता दिया। साथ ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको बता दिए थे जो आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। इसके बाद बताया गया दूसरा नियम क्या बताता है, बराबर एम में, अर्थात यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों आज बात करने वाले हैं हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बारे में, और ये तीसरा नियम भी आपकी लाइफ में उतना ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके प्रथम नियम और दूसरा नियम था। आपने प्रथम नियम में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देख लिए कि जो आपके दैनिक जीवन में होते रहते हैं, वैसे ही दूसरे नियम में भी, और ऐसे ही आपका तीसरा नियम भी है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो न्यूटन की गति के नियम है, इन नियमों के आधार पर ही देखा जाए तो हमारी सारी की सारी लाइफ चलती है। कहीं पर आपका पहला नियम लग जाता है तो कहीं पर दूसरा लग जाता है तो कहीं पर तीसरा लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, देखिए नंबर 3, गति का तीसरा नियम क्या है आपका। देखिए तीसरा नियम है, ये मान लीजिए आपके पास में कोई दीवार है, क्या है, दीवार। अब आप इस दीवार के ऊपर कोई क्रिया करते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, क्रिया बल। और दूसरा ये दीवार अपनी विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। ठीक है बच्चों, और इन्हीं दोनों क्रिया में जो आपका कार्य कर रहा है उसे क्या कहते हैं, बल। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम आपका यह है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं भाई, यदि आप फुटबॉल में लात मारते हैं या फुटबॉल को किक करते हैं तो आप क्या देखते हैं, फुटबॉल सामने अगर दीवार से टकराती है तो टकराने के बाद वापस आ जाती है। तो इससे क्या हुआ, एक बल तो आपने लगाया जिसे आपने कह दिया क्रिया बल, क्या कह दिया, क्रिया बल, और दूसरा दीवार में लगाया जिसे आपने कह दिया प्रतिक्रिया बल। अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हैं वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे की क्रिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, मेरे द्वारा की गई क्रिया है, बदले में आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ रहे हैं और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो ये क्या होती है, आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो तीसरा नियम आपका यही कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो सामने वाली वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, आपने क्रिकेट खेल देखा होगा, उस खेल के अंदर क्या होता है, एक बॉलर होता है, दूसरा बैट्समैन होता है। तो जो बॉलर होता है वो गेंद को फेंकता है किसकी तरफ, बैट्समैन की तरफ, और जो बैट्समैन होता है बैट के माध्यम से उस गेंद को मार देता है सामने की तरफ। तो जो बॉलर ने गेंद फेंकी वो क्या आपकी क्रिया, और जो बैट्समैन ने गेंद को मारा वो क्या आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, और ले सकते हैं, जैसे आपने गोली चलाते समय किसी को देखा होगा तो जब वो गोली चलाता है तो पीछे की तरफ को झटका लगता है, तो ऐसा क्यों होता है, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही होता है।
बंदूक के अंदर जो गोली होती है, जब उसका हम क्या दबाते हैं, स्पीकर दबाते हैं, तो उसमें क्या उष्मा उत्पन्न होती है। जब वह उष्मा उत्पन्न होती है तो अंदर गैस बनती है और वो गैस पीछे की तरफ को झटका मारती है, और जब पीछे की तरफ को झटका लगता है तो जो बंदूक की गोली होती है आपकी आगे की तरफ को निकल जाती है। वैसे ही आप ले सकते हैं एक रॉकेट। रॉकेट देखा होगा सबने, जब रॉकेट के अंदर ईंधन को जलाया जाता है तो जो रॉकेट होता है नीचे की तरफ को उसमें मारता है, आग मारता है या उष्मित करता है, तो नीचे की तरफ को दबाव लग रहा है तो क्या होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ को उड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मतलब यदि किसी वस्तु पर हम क्रिया करते हैं तो सामने वाली वस्तु भी हमारे ऊपर उतनी ही क्रिया करती है। तो परिभाषा आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो गति का तीसरा नियम क्या है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं, या इसे आप क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका लगना क्या कहलाता है, आपको क्रिया प्रतिक्रिया कहलाता है। या कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक नाविक होता है, नाविक जानते किसे कहते हैं, जो नाव चलाता है। तो जब वो नाव चलाता है कहाँ पर पहुंच जाता है, किनारे पर, और किनारे पर पहुंचने के बाद वो नाव से उतरता है, तो जैसे ही वो आगे की तरफ कूदता है तो जो आपकी नाव होती है वो पीछे की तरफ को निकल जाती है। तो इससे भी क्या पता लगता है कि हमने आगे की तरफ को क्रिया करी और जो पीछे की तरफ वो नाव गई वो क्या होगी, आपका प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया का कहीं ना कहीं काम चलता रहता है, योगदान होता रहता है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद ये सोचते हैं कि उसका हमें फल प्राप्त हो, तो वह फल ही क्या होता है, हमारी प्रतिक्रिया होती है। और आप लोग सभी जानते हैं, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का हमें कुछ काम के बदले मूल्य ना मिले तो हमारे लिए वो काम कैसा हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, अर्थात उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता। तो क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात किया गया कार्य क्रिया और उसके बदले में जो मिला हमें फल, वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिक्रिया। ये होता है आपके न्यूटन की गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है बच्चों आपका संवेग संरक्षण। चलिए संवेग संरक्षण की बात करते हैं। संवेग के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बात आती है संवेग संरक्षण की। देखिए क्या होता है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण किसी भी वस्तु का संवेग, किसी भी वस्तु का संवेग जिसे आप कह देते हैं P बराबर mv, P बराबर mv। ठीक है, दो वस्तुओं के संवेग, दो वस्तुओं के संवेग के योग का योग टकराने के पहले
और टकराने के बाद बराबर होता है, के बाद बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यदि कोई बाहरी असंतुलन कार्य है, यदि कोई बाहरी असंतुलन संतुलित बल कार्य न करे, बल कार्य न करे, न करे, अर्थात आप संवेग संरक्षण में केवल इतना भी लिख सकते हैं, टक्कर के पहले का कुल संवेग, टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या कहलाता है? आपका संवेग संरक्षण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो संवेग संरक्षण क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? संवेग आपको पता, P बराबर mv हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो संवेग संरक्षण क्या होता है? जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, तो टकराने से पहले का जो वस्तु का संवेग होगा और टकराने के बाद का जो वस्तु का संवेग होता है, दोनों का मान बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। लिख भी रखा है, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद, दो वस्तु ली, उन दोनों के संवेग का योग किया और उनका संवेग हमने टकराने से पहले ज्ञात किया और ऐसे ही टकराने के बाद ज्ञात किया। तो हम क्या देखते हैं? टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों वस्तुओं के संवेग का जो योग होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए लिखा हुआ है टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। यही क्या कहलाता है? आपका संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। मैं अपेक्षा करता हूँ सभी बच्चों ने चैप्टर को ध्यान से समझा होगा और समझने की कोशिश भी की होगी। बच्चों, इसके बाद अगले भाग में हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम अपेक्षा करते हैं सभी बच्चे आने वाले वीडियो और जो गए हुए वीडियो हैं सभी को ध्यान से समझ रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।